अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं मेरे भाइयों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस लाइव में हमारे साथ जुड़िए। और आप सबों को पता है कि आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं, किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और आप सब बखूबी जानते हैं कि मैं जब भी लाइव आता हूं तो बिला वजह आपका वक्त ज़ाय नहीं करता हूं, बल्कि जितना भी वक्त हम लेते हैं आपसे, उस वक्त में महत्वपूर्ण बातें होती है। थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारे साथियों के आने का इंतजार करते हैं और साउंड चेक कर लेते हैं कि साउंड का कोई मसला तो नहीं है, इशू तो नहीं है। जरा मैं साउंड चेक कर लेता हूँ भाईजान, आप लोग लाइन पे बने रहिएगा प्लीज। आप सबों का वेलकम है, खैर मकदम है। आइए जल्दी जुड़िए और इंशाल्लाह इस लाइव में हम लोग काफी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ, बने रहिएगा प्लीज। जी माशाल्लाह, आवाज अच्छी आ रही है। आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 7 लोग अभी हमें दिख रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि साथियों आप सबों को पता है कि आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, और टॉपिक है कि चुनावी सीजन और हमारे नेताओं की चहलकदमी। जी हाँ, चुनावी सीजन है, जाहिर है अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। और आप सबों ने देखा और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तर नेताओं का हम अपडेट पाते हैं। हम तमाम तर नेताओं की गतिविधियों पर देखते हैं कि साहब आज इस दुकानदार से मिलते हैं, आज इस फला साहब के खतना में पहुंचते हैं, फला साहब की शादी में पहुंचते हैं। और गालिबन सारे के सारे नेताओं की चहलकदमी शुरू हो गई है। तो हमारा आज का जो मुद्दा है, चुनावी सीजन और हमारे नेताओं की चहलकदमी। समय आ रहा है 5 साल का हिसाब किताब लेने का। जी हाँ, लोकतंत्र में आप जब मतदान करते हैं और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है। जनता नेता को चुनता है, नेता जनता को नहीं चुनती है। और जब जनता द्वारा नेता चुने जाते हैं तो फिर वही नेता जनता को अपनी जूती के बराबर समझते हैं। और ये ऐसा हमने देखा है बहुत बार कि जब नेता चुन लिया जाता है और जनता अपनी फरियाद लेकर के जाती है तो सुनने की बात तो बहुत दूर की बात, उनके साथ बहुत तरह के हालात पेश आते हैं और लगातार हम सबों ने देखा। आपको याद होगा कि जदयू के एक सांसद महोदय के पास कुछ मुसलमान अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। तो उस मुस्लिम फरियादी से कहा गया था कि मुसलमान तो जदयू को वोट करते नहीं हैं, आप क्यों आ गए हमारे पास? ठीक है, आप आए हैं, चाय बिस्किट लेके जाइएगा, चाय पी के जाइएगा, बिस्किट खा के जाइएगा, लेकिन हम आपका काम नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान जदयू को वोट नहीं करते हैं। हालांकि इस बयान के बाद जदयू का चौतरफा जो है साहब विरोध हुआ था। और कौन है भाई, क्या लिखा है आपने? कमेंट नहीं आया आपका। जी जी निहाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। कभी कभी परदेसी के बारे में भी कुछ बोला करो। निश्चित रूप से भाईजान, हम जानते हैं कि हमारे चाहने वाले, हमारे साथी, मैक्सिमम साथी हमारे प्रदेश में हैं, विदेश में हैं, और आप लोग हमारी लाइव को सुनते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। तो बहरहाल अभी मैं कह रहा था कि पिछले चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम फरियादी जब जदयू के एक सांसद के पास पहुंचे तो जदयू के सांसद ने कहा कि भैया आप हमारे दरबार में आया हो, आपका वेलकम है, स्वागतम है, चाय पीजिए, बिस्किट खाइए और चले जाइए, क्योंकि हम आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि जदयू को मुसलमान वोट नहीं करते। हालांकि इसके बाद बवाल हो गया था और तमाम तर नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने इसका खंडन किया था। एमएलसी खालिद अनवर ने कहा था कि बेबुनियाद बात है। बहरहाल, और कई सारे नेताओं ने इस पर अपना स्पष्टीकरण कहा था। खुद मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा था कि भैया अगर ऐसा होता तो किशनगंज में मैं ठीक है, मैं विनर नहीं हुआ लेकिन रनर रहा और दूसरे पायदान पर रहा और मुसलमानों ने मुझे खूब वोट किया। बहरहाल, विधानसभा चुनाव सर पर है और नेताओं की चहलकदमी शुरू हो गई है। जिन नेताओं को कभी आपने अपने दरवाजे पे नहीं देखा था वो भी अब आकर सलाम अलैकुम, क्या हाल है हजरत, तो अब वो भी सलाम ठोक रहे हैं आकर के। जी हाँ, और वो आपके घर आते हैं तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, अरे भाई विधायक जी हमारे घर आए। तो खुश होने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो नेताजी जो आपके घर आए हैं, चल कर आए हैं गाड़ी से, जिस गाड़ी से चल कर आए और उस गाड़ी में जो पेट्रोल डला है वो दरअसल आप ही के टैक्स का पैसा है और बायाप्ता सरकार की तरफ से उनको पैसे मिलते हैं क्षेत्र भ्रमण के नाम पर। ये अलग बात है कि नेताजी साल भर में जाते नहीं है, लेकिन जब चुनाव का समय आ गया है तो वो खतना में भी पहुंचते हैं, वो जो है साहब मरकी भोज में भी पहुंचते हैं,
निकाह में भी पहुंचते हैं, और मतलब हर एक जगह मिलेंगे। और हर एक नेता की हालत तो ये है कि इलाके में कहीं पर भी किसी के मैयत हो तो वो कोई उनका रिश्तेदार आए ना आए, लेकिन नेताजी जरूर आते हैं। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सिलसिला हमेशा होना चाहिए, सालों साल होना चाहिए, और पूरे कार्यकाल में होना चाहिए। बहरहाल इस लाइव का उद्देश्य क्या है, इस लाइव का मकसद क्या है? देखिए, 5 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है मेरे भाई। 5 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है, और 5 साल के लिए आप जिस शख्स को अपना रहनुमा चुनते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, मायने रखता है कि इस 5 साल में वो आपके लिए क्या करने वाला है। मैं आपको कोई फिल्मी डायलॉग नहीं सुनाने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप मतदान करते हैं तो क्या केवल जज्बाती भाषणों में आकर मतदान करते हैं? क्या आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करते हैं, या किसी को हराने के लिए मतदान करते हैं, या किसी के डर से मतदान करते हैं? दरअसल हर बार और हर दौर में और हर वक्त में जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरह की चीजें सामने को दिखती है, और हम जज्बाती लोग हैं, हम इमोशंस में बह जाते हैं। हम फला साहब को जिताने के लिए, फला साहब को हराने के लिए, फला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, फला की सरकार बनाने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए ध्यान नहीं देते कि हम जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने 5 साल में किया क्या, विधानसभा में कितनी बार मुखर होकर अपनी बात रखी, किन किन मुद्दों को उठाया, आपके क्षेत्र में कितना कार्य हुआ भी तो किस स्तर का हुआ, उसकी क्वालिटी क्या रही, नेताजी का प्रेजेंस कितना रहा, नेताजी ने क्या किया क्षेत्र के लिए। केवल जज्बाती होकर, इमोशंस के साथ अगर हम मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक स्वस्थ लोकतंत्र का खात्मा करेंगे। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि जनता को अवेयर होना बहुत जरूरी है। जनता को यह समझना होगा कि जिस नेता ने हमसे वादा किया था कि मुझे 5 साल का वक्त दो, इस 5 साल में हम आपकी शिक्षा को बेहतर करेंगे, हम आपके लिए स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करेंगे, हम आपके लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे, हम आपके लिए पलायन जो आप करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर नेताओं को हम सुनते हैं, ये डायलॉग अक्सर लोग देते हैं कि भाई दूल्हे की जो है साहब वो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखती है कि वो परदेश जाने को मजबूर हो जाते हैं, बूढ़ी माँ ऐसे, बूढ़े बाप वैसे। ये इस तरह के जो फिल्मी डायलॉग्स हैं नेताजी, सारे के सारे नेता लोग सुनाते हैं हमें चुनाव के बाद, चुनाव के वक्त में, लेकिन चुनाव के बाद ढाक के 3 पात। मैं आप सभी साथियों से जो सीमांचल से ताल्लुक रखते हो, बिहार से ताल्लुक रखते हो, और बिहार के किसी भी आप जिला से ताल्लुक रखते हो, किसी भी विधानसभा से ताल्लुक रखते हो, आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि आपके नेताजी ने आपके क्षेत्र की शिक्षा के लिए क्या किया, क्या किया शिक्षा के लिए, वो कौन से यूनिक कदम उठाए आपने। पुल पुलिया बनाना कोई कमाल का काम थोड़ा ही है साहब, पुल पुलिया तो सब बनाते हैं, वो तो डेली रूटीन का काम है, सारे नेताओं को मिलना है, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबको मिलना है। आपने ऐसा अद्भुत काम क्या किया कि लोग दोबारा से आपको मौका देंगे। ठीक है, काम आपने पूरा नहीं किया, कोशिश की आपने, क्या कोशिश की? मैं किसी एक विधानसभा की अगर बात करूंगा तो हो सकता है कि उस विधानसभा के समर्थकों को लगेगा कि यार ये हमारे विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिहार के सभी विधानसभाओं के जनता से पूछ रहा हूं कि आपके नेता ने आपके लिए क्या किया। जो नेता 5 साल में कभी आपका हालचाल जानने के लिए नहीं आए, आज आपके बेटे के खतने में पहुंच रहे हैं, है ना, और आपको 4 बार सलाम ठोक रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार आपको दुआ सलाम कर रहे हैं, आपको ईदी भेज रहे हैं, आपको जो है साहब गाहे बगाहे आपसे मिलने का सिलसिला करते हैं। दरअसल ये चुनावी लॉलीपॉप है। दरअसल वो फिर से आपको 5 साल ठगने जा रहे हैं, वो फिर से 5 साल बेवकूफ बनाने जा रहे हैं। आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा कि आपके विधायक ने आपके क्षेत्र के लिए क्या काम किया है। एक साहब हैं, जरा सा देखता हूं, उनको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो उनसे भी समझना चाहूंगा। कोई साथी अपना फीडबैक देना चाहो, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आइए, आपका वेलकम है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं मेरे भाइयों, आपको किसी की, आपने ठेका ले रखा है क्या कि फला की सरकार बनानी है, फला गठबंधन को जिताना है,
फला गठबंधन को हराना है, फला नेता को जिताना है, फला पार्टी को हराना है। अरे ठेका ले रखा है आपने। उम्र भर तो यही किया हम लोगों ने। हम सीमांचल के लोगों ने क्या किया? हम तो इसी में मूर्ख बने जा रहे हैं भाई। आज तक क्या किया हम लोगों ने? किशनगंज के लोग, सीमांचल के लोग हमेशा भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं। हम कभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करते हैं क्या? क्या कभी किसी नेता ने आपसे ये कहा कि आप शिक्षा के नाम पर वोट करिए? जब चुनाव पीक टाइम पे होता है तो भैया फला नेताजी कुछ भाषण दे देते हैं, उनका कार्ड करने के लिए जो है साहब लोग आ जाते हैं। बहरहाल, आप में से कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आपका खैर मकदम है। एक साहब को मैं जोड़ रहा हूं लेकिन बेचारे जुड़ नहीं रहे हैं। अब टेक्निकल इशू है या उनकी तरफ से कोई दिक्कत है, वो जुड़ नहीं रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? चलिए, कनेक्शन फेल हो गया। आप में से किसी, हाँ देखिए, अब जैसे मेरे प्रदेशी भाई का सवाल था कि भैया हम लोगों के बारे में कुछ बात करिए। बिल्कुल, मैं आप समूह को ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा फख्र महसूस होता है कि आज हमारे इलाके में, सीमांचल के इलाके में, चाहे किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो, कोचा धामन हो, हमारे क्षेत्र में जो चमक दमक है, हमारे क्षेत्र में जो तरक्की है, हमारे गांव मोहल्ले की जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स में चमक दमक है। आज हर एक आदमी पक्के के मकान में अगर गुजर बसर कर रहा है तो उसके उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो परदेसी भाई हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास रहते हों या सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर रहते हों, वो जहां भी रहते हों, उनकी अर्निंग की वजह से आज हमारे इलाके में खुशहाली आई है। ये तल्ख सच्चाई है। किसी नेता ने रोजगार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। बड़े शर्म की बात है नेताओं के लिए। डूब मरना चाहिए नेताओं को। ये नेता चुनाव के टाइम में बड़ी बड़ी बातें डींग हाँकते हैं। अरे भाई, पूरे बिहार में सबसे अच्छी जमीन, ये मैं दावे के साथ डंके की चोट पे कहता हूं कि पूरे बिहार में सबसे जरखेज जमीन अगर कहीं की है तो वो किशनगंज की जमीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ चाय पत्ती की खेती होती है, यहाँ केले, यहाँ जो है केले की उपज है, यहाँ पर ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट्स की खेती होती है। यहाँ क्या नहीं होता है भाई? यहाँ मक्के की खेती सबसे ज्यादा होती है, चाय पत्ती की खेती सबसे ज्यादा होती है। यहाँ की जमीन सबसे ज्यादा, पूरे बिहार में सबसे जरखेज जमीन अगर कही है, उपजाऊ जमीन कोई है तो अपने किशनगंज की जमीन है। फिर हमारे जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सिर्फ चुनाव के वक्त में बोलते हैं कि भैया हम पलायन को रोकेंगे, हम रोजगार बढ़ाएंगे। भाई 5 साल कहां गुम हो जाते हो तुम? फिर जो है, और जो नेता एक बार विधायक बन जाए भाई साहब, जीतने के तुरंत बाद पहले जो है वो 15 से 20 लाख की गाड़ी निकालते हैं। समझे कि नहीं? सबके पास होती है। अच्छी बात है, आपके पास पैसे तो आप निकालते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सवाल ये है कि ठीक है, आपकी अपनी ऐशो आराम है, वो भी करते रहिए, लेकिन जनता के भरोसे पर तो खड़ा उतरेगा ना भाई। जनता ने जिन उम्मीदों से आपको जिताया है, उन उम्मीदों पर भी तो आप खड़े उतरेंगे। सर, मैं आपको बार बार जोड़ रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, आप में से कोई साथी कुछ अगर कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए। भाई सोशल मीडिया में तो कुछ बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। कुछ तल्ख सच्चाई बोल दीजिएगा, कोई बात अगर बोल दीजिएगा और किसी नेता को लग जाए तो उनके समर्थक जो है गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो अब क्या कहें भाई, यही तो है। लोग नेताओं के जो चेले चपाटे हैं वो इस तरह से ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन जनता को समझने की जरूरत है। आपने 5 साल नेता को मौका दिया, अब आने वाला वक्त आपका है। फिर 5 साल का फैसला आप करने वाले हैं। इस 5 साल के फैसले को जज्बाती नारों के आड़ में आकर के आपने किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को नेता बनाने के लिए, किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए अगर वोट किया तो आप यकीन जानिए फिर 5 साल आप मूर्ख बने रहेंगे। फिर 5 साल ना तो आपके क्षेत्र में शिक्षा का काम होगा, न स्वास्थ्य का कोई। भाई भैया एक बात बताइए, मैं चलो अपने कोचादमन की बात नहीं कर रहा हूं, हम ठाकुरगंज विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं ठाकुरगंज की जनता, कोचादमन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं वरना उनके लोगों को ले जाकर हमारे नेता को टारगेट कर रहे हैं। चलिए, मैं ठाकुरगंज की बात कर रहा हूं। ठाकुरगंज विधानसभा में कितने परसेंट लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट करते हैं? कितने लोग हैं? और ये सिर्फ ठाकुरगंज नहीं, ये सिर्फ कोचादमन नहीं, बहादुरगंज नहीं, किशनगंज नहीं, कितने लोग ट्रीटमेंट करते हैं? मैक्सिमम लोग उस प्राइवेट अस्पतालों में भाई साहब इलाज कराते हैं, चाहे छोटा इलाज कराना हो, बड़ा इलाज कराना हो। और यही वजह है कि शहर में हर दिन जो है वो हॉस्पिटल्स खुलते हैं, क्लिनिक्स खुलते हैं, आए दिन क्लिनिक्स खुलते हैं, हर दिन क्लिनिक्स खुलते हैं, है ना? मुझे लगता है कि 1000 से कम तो क्लिनिक्स होंगे नहीं। तो आखिर पेशेंट है तभी तो क्लिनिक्स है ना। ये पेशेंट कौन है? ये पेशेंट हम और आप हैं, क्योंकि हमें और आपको पता है कि सरकारी अस्पतालों में आप
आपको पहले से दिमाग में है कि भैया इलाज हमें तो प्राइवेट में ही कराना है, तो जो नेता, जो पॉलिटिशियंस आपसे चुनाव के दौरान वादा करते हैं कि हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य का सुविधा करेंगे, हम रोजगार के मौके आपके लिए फराहम करेंगे, हम पलायन को रोकेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। जनता 5 साल में, आप कभी नेताजी से पूछते नहीं है कि भैया आपका जो मैनिफेस्टो था, हर नेता का चुनाव के वक्त में मैनिफेस्टो होता है जिसमें वो कमिटमेंट्स करते हैं, वादे करते हैं कि भैया हमें जिताओ, हम ये पूरे वादे पूरे करेंगे। कभी आपने पूछा नेताजी से कि नेताजी आप जो वादा किए थे क्या हुआ उसका? आप जाते हैं नेताजी के यहाँ, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, हाँ आई हूँ, हो गया, एक सेल्फी लिया, फोटो लिया, भाग गए। अरे क्या भाई, ये जिम्मेदारी आपकी है? ये हम सबकी जिम्मेदारी है क्या? नहीं। 5 साल नेताओं ने ऐश कर लिया खूब। जिस नेता ने आपके लिए काम किया है, जिस नेता ने आपके क्षेत्र में काम किया है, डंके की चोट पर उनको वोट करिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो आरजेडी का नेता हो, चाहे वो एमआईएम का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, जिस भी राजनीतिक, चाहे जेडीयू का नेता हो, जिस राजनीतिक दल के नेता ने आपके क्षेत्र के लिए काम किया है, उनको हर हाल में वोट कीजिए। आप उनको बिल्कुल मत हराइए, क्योंकि एहसान का बदला एहसान होता है। आपने उन पर भरोसा किया, आपने उनको जिताया, आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा। अब अगर आप उन्हें सिर्फ इसलिए हरा देंगे कि भैया ये तो ऐसा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। जिसने काम किया है उसको दोबारा जिताइए, चाहे वो बीजेपी का नेता क्यों ना हो, चाहे वो एमआईएम का नेता क्यों ना हो, राजद का नेता क्यों ना हो, कांग्रेस का नेता क्यों ना हो। जिसने आपके लिए काम किया, जो आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा, जिसने आपसे कमिटमेंट किया, ठीक है नेता कमिटमेंट करते हैं, सारे कमिटमेंट 5 साल में पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जिस नेता ने आपके लिए काम किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जज्बाती भाषणों में नहीं आएंगे। आपके लिए उन्होंने काम किया है, उनको दोबारा मौका दीजिए। आप जब दोबारा मौका देंगे ना, जिस नेता ने काम किया उनको जिताकर दोबारा भेजेंगे, तो एक मैसेज जाएगा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि यहाँ के लोग, सीमांचल के लोग, बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर हैं, सोच रखते हैं, विकास के नाम पर वोट करते हैं, तरक्कियात के नाम पर वोट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर वही नेता जिन्होंने काम नहीं किया, 5 साल आपके इर्द गिर्द नजर नहीं आए, वो फिर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, वो भाजपा का डर दिखाएंगे, वो फला साहब को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे, वो ईरान, तेहरान, अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस और न जाने कहां कहां की बात करेंगे। फिर आपको मूर्ख बनाएंगे, फिर 5 साल आपको धोखे में रखेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जज्बाती भाषणों में बिल्कुल भी नहीं आना है। जिसने काम किया है उसको जिताना है, जिसने काम नहीं किया है उसको खदेड़ कर भगाना है। और ये कहीं किसी प्लेस में बोलना नहीं है कि हम फला साहब का समर्थक है, फला साहब का विरोधी है, बिल्कुल भी नहीं। आप इतनी समझ रखते हैं कि आपके क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं हुआ, जिसने काम नहीं किया है किसी भी कीमत में उसको वोट नहीं करना है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, जिसने काम किया उसको वोट करिए, जिसने नहीं किया है उसको दांत मारकर भगाइए। कोई और साथी जो जुड़ना चाहते हो, मैं चाह रहा था कि आज मेरे साथी लोग कोई जुड़े और मुझसे बात करें। मुनाजिर साहब, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं आपको, एक साहब को भेजा था, आप में से कोई साथी अगर बात करना चाहे तो बात करिए भाई। कोई साथी अपने अपना कोई सवाल हो तो सवाल इस लाइव में छोड़ सकते हैं, मेरे पास मैसेज में पढ़ लेता हूं आपका। कुछ अगर कहना चाहते हो तो जी, कुछ असल में इसमें मैसेज पढ़ा नहीं आता है, एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज जो है। जी, ये हमारे एक दोस्त है, इनका एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आप सबों का तहे दिल से शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइव में आने का उद्देश्य, इस लाइव में आने का मकसद यही था कि अब वक्त आपका है, आपकी बारी है, अपने मतदान का सही उपयोग करना है। चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, किसने कितना काम काम किया 5 साल, चाहे किस, ये कौन लिखते हैं, मोहम्मद जमील अख्तर साहब लिखते हैं कि चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, किसने कितना काम किया, 5 साल में हिसाब सबसे लिया जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दोस्त, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। उसी तरह से मुनाजिर साहब लिखे, वालेकुम सलाम, मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में बताइए, कहाँ कौन सी पार्टी से लड़ेंगे इलेक्शन? देखिए भाई, ये तो मास्टर मुजाहिद साहब ही बेहतर बताएंगे कि वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन गाहे बगाहे उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप एमआईएम से इलेक्शन लड़िए, क्योंकि
कोचादामन से ही वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और कोचादामन के जो मौजूदा विधायक हैं अलहाज इजहार रश्फी साहब, वो आरजेडी से आते हैं, काफी मजबूत हैं, दमखम रखते हैं, उनका टिकट कटना नामुमकिन सा है, उनका टिकट पॉसिबल ही नहीं कि कट जाए। तो जाहिर है जब टिकट नहीं कटेगा तो मास्टर मुजाहिद के लिए ऑप्शन क्या है, एमआईएम है। लेकिन क्या मास्टर मुजाहिद साहब एमआईएम से चुनाव लड़ेंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है भाई। ये तो वही बता सकते हैं, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वही कह पाएंगे। ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो क्या देखूं, कोई सवाल किसी का हो? हम्म। डॉक्टर जावेद क्या है, कहाँ का डॉक्टर? डॉक्टर जावेद कहाँ गया? किसी ने डॉक्टर जावेद साहब पे कुछ लिखा है, मैसेज भाग जाता है भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, आप सबों का वक्त जाया नहीं करूंगा, तहे दिल से शुक्रिया आप सबों का। काफी सारे दोस्त हमारे देख रहे हैं, एक हमारे दार्जिलिंग से हमारे भाईजान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अबरार साहब, जिनका हिमालय रिट्रीट नाम से होटल है, वहां पर 4 स्टार होटल है, जिसका मैंने गांव मोहल्ला के पेज पर, चैनल पर हमने कई बार वीडियो उनका अपलोड किया। अबरार भाई भी हमें देख रहे हैं इस वक्त। अबरार भाई आपका खैर मकदम है। सीमांचल, आइए सीमांचल के बारे में बताएं, एमआईएम का कैसा है ओवैसी साहब? जो देखिए, ईमानदारी वाली बात बताऊं, ईमानदारी वाली बात, क्योंकि आपने मेरे से सवाल पूछा है कि एमडी मुनाजिर आलम साहब ने पूछा है कि सीमांचल के बारे में बताइए, एमआईएम का कैसा है ओवैसी साहब? जो आगे मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। देखिए, 2020 और 2025 दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। जब वक्त संशोधन कानून को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था और जिस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा लगा था कि फिर से जो है एमआईएम को लेकर माहौल बनेगा। लेकिन तल्ख सच्चाई ये है कि वो वाला माहौल नहीं है जो 2020 का माहौल था, है ना। 2020 की तरह इस बार का माहौल नहीं है। और ये बात भी सच्चाई, ये बात भी सही है कि मास्टर मुजाहिद साहब का डिसीजन राजद और एमआईएम के लिए बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ के 4 विधायक जो आरजेडी में हैं, अकेले अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम में हैं। तो मास्टर मुजाहिद साहब जिस तरफ जाएंगे उस तरफ निश्चित रूप से 10 से 15 हजार वोटों का जो समीकरण है वो तकरीबन हर विधानसभा में, 6 विधानसभा में वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव मुजाहिद साहब को टिकट देंगे, इजहार रश्मी साहब का टिकट काटकर? क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन राजनीति है। अब सवाल यह है कि क्या अख्तरुल ईमान साहब या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो हर सूरत में, हर हाल में मुजाहिद साहब को अपने पार्टी में, अपने खेमे में लाने की पहल कर रहे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी, और जो उनके करीबी हैं वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जानकारी यह है कि दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो आरजेडी हो या फिर एमआईएम हो, दोनों ही पार्टी की तरफ से मुजाहिद साहब पर एक तरह से कोशिश की जा रही है कि मुजाहिद साहब हमारे खेमे में आए, हमारे पाले में आए। और निश्चित रूप से जिस पाले में वो जाएंगे उधर जो है कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो समीकरण 10 से 15 हजार का बनेगा। और मुजाहिद साहब का जो अपना सर्वे है, जो उन्होंने सर्वे कराया है, उस सर्वे में लोगों ने उनसे कहा है कि भाई आप जिस भी पार्टी से आएंगे हम आपके साथ हैं, जैसा कि उनका कहना है। और पहली प्रायोरिटी तो लोगों की, पहला जो ओपिनियन लोगों का आया है ये आया है। दूसरा ओपिनियन लोगों का आया है कि आप एआईएमआईएम से इलेक्शन लड़िए, घर पे बैठे रहिए, हम लोग आपको वोट करेंगे। तीसरी प्रायोरिटी है कि भाई आप जो है आरजेडी से आइए, हम लोग गठबंधन को वोट करेंगे। और चौथे में कुछ लोगों का कहना है कि आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम लोग आपको वोट करेंगे। अब ये फैसला मुजाहिद साहब को करना है, मुजाहिद साहब को तय करना है कि वो कहाँ पर फिट बैठते हैं, या किस हद तक जो है वो पार्टी उनको जो है एक मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन ये तय है कि मुजाहिद साहब ऊंचा दामन से ही इलेक्शन लड़ेंगे। वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या होगा नहीं होगा, उनका फैसला बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और कोचा दामन से इजहार रश्मी साहब को हल्के में, अगर कोई सोचता है कि कोचा दामन से इजहार रश्मी साहब को जो है साहब डिफीट दिया जा सकता है,
क्योंकि उन्होंने एमआईएम छोड़ा है और आरजेडी में चले गए हैं, इसलिए वो आसानी से हार जाएंगे। जो भी ये सोचते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। मैं आपको इस ऑन कैमरा ऑन लाइव मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी इजहार अस्फी साहब को हल्के में लेते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। इजहार अस्फी साहब को भाई साहब आप किसी भी कीमत पे हल्के नहीं लीजिए। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, जहां तक मेरा अपना सेंस है, कॉमन सेंस है, मुझे लगता है कि चाहे सऊद असरार साहब हो, अंजार नईमी साहब हो, या रुकनुद्दीन साहब हो, शाहनवाज साहब हो, या इजहार अस्फी साहब हो, इन चारों लोगों में अगर सबसे ज्यादा मजबूत कोई है तो वो इजहार अस्फी साहब है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये बेतुका बात कर रहे हैं। नहीं, ये सही कह रहा हूं मैं आप, क्योंकि मैं कोचाधामन से हूं, 2020 का चुनाव मैंने देखा है। इजहार अस्फी साहब की जो टीम है, इजहार अस्फी साहब के जो वर्कर्स हैं, इजहार अस्फी साहब ने इस 5 साल में जो अपने जो उनके खास लोग हैं उनके लिए जो किया है, वो डेडिकेटेड है, और वो लोग उनके साथ इलेक्शन में रहेंगे, ये आप मानकर चलिए। तो किसी भी नेता को चुनाव जिताने के लिए वर्कर्स का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कैसे वर्कर्स, जो हर तरह से आपके लिए जो है एकदम मुकम्मल तौर पर आपके लिए जो है साहब जी जान लगा के तैयार हैं। तो ऐसे लोग इजाजत के पास हैं। और कोचादमन में उनके रिश्तेदारों का पूरा जाल बिछा हुआ है, पिछले चुनाव में हम सबों ने देख लिया। और अगर गठबंधन और सरकार बदलने की बात आई, तेजस्वी यादव को सरकार बनाने की बात, हालांकि मैंने शुरू में कहा कि आपको इन झांसों में नहीं आना है कि फला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, फला को जो है विधायक बनाएंगे, फला को, ये बिल्कुल भी नहीं। जिस नेता ने आपके लिए काम किया उसको वोट कीजिए, चाहे वो बीजेपी का नेता क्यों ना हो, चाहे जदयू का क्यों ना हो, चाहे एमआईएम का क्यों ना हो। जिस पार्टी का नेता आपके लिए काम किया, चाहे आरजेडी का नेता क्यों ना हो, जिसने काम किया उसको वोट दीजिए, दोबारा मौका दीजिए। आपको आप ठेका नहीं लिए किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या किसी को जो है साहब विधायक बनाने के लिए। हसन जावेद साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है, खैर मकदम है सर। मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि आप इस लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप जुड़ जाएं, कि पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट होता है आखिर। हमारे बड़े भाई हसन जावेद साहब को मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, अब देखते हैं कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है कि नहीं। हालांकि पता नहीं क्या, डॉक्टर नूर साहब ने भी 2-3 दफा ट्राई किया, क्या टेक्निकल इशू है, हो नहीं रहा है। 2-3 लोगों ने और भेजा हुआ है। माजिद भाई आपका आ नहीं रहा है दोस्त, वो एक्सेप्ट वाले में है ना, ग्रीन कलर का, वो आ ही नहीं रहा है। ये क्या मजे है, दिखाना पड़ेगा किसी को। हसन जावेद साहब, आपको ऐड कर रहा हूं, अभी तक आपकी तरफ से नहीं हो पाया है, क्या जवाब दूं मैं इसका। थोड़ा सा वेट करते हैं भैया, क्या दिक्कत है समझ में नहीं। अच्छा, मैं ही आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं भाई। अब ये कुछ टेक्निकल इशू होगा शायद भाई, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। हाँ हाँ, हसन भाई डिस्कनेक्ट हो गया सर। ठीक, हाँ माजिद भाई, मैं एक बार आपको फिर से भेज रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों, जब आप इतनी देर तक आपको सुन ही रहे हैं तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। हसन जावेद साहब एक्सट्रीमली सॉरी बोलते हैं सर। मैं इधर से जब मैंने ओके किया, एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये डॉक्टर नूर साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये क्या इश्यू है, कोई जानकार साथी अगर जानते हो तो प्लीज बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा है आखिर। ये माजिद साहब को हमने उनका एक्सेप्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था, एक्सेप्ट किया, लेकिन वो एडिंग हो ही नहीं रहा है। ये मैं नेक्स्ट टाइम इस इशू को जरूर सोल्व कराऊंगा। बहरहाल, तो एक हेल्दी डिस्कशन हम सबके बीच, हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं भाई, कोई साथी दिल पे नहीं ले। फाइनल एमआईएम में ही आएगा। ये आजाद टेलर साहब कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब फाइनली एमआईएम में ही आएंगे। लेकिन आजाद भाई, मैं आपको बताता चलूं कि आज आप ही के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, यानी रहमत पाड़ा में हमारे एक साथी ने एक पब्लिक ओपिनियन किया, जिस पब्लिक ओपिनियन में मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि हम गठबंधन के लोगों को, गठबंधन के कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है सोचने का मामला है। अवाम क्यों नहीं हो रहा है भाई, किसी का एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, क्यों नहीं हो रहा है, एक समझ से बाहर है। किसी का भी जो है साहब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है।
आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाइयों, आप लोग इस लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं और पता नहीं क्यों ऐसा मसला हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये तो समझ से बाहर है। एक बार मैं और ट्राई कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार आप सबों का। आप सब थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा बने रहिए। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे हसन जावेद साहब या फिर हमारे माजिद साहब या दिगर डॉक्टर नूर साहब कोई अगर हमसे कनेक्ट हो जाते हैं तो मैं उनको कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करके उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, क्योंकि ये लोग दिग्गज लोग हैं भाई अपने क्षेत्र के। बहरहाल छोड़िए, अब नेक्स्ट टाइम करेंगे और इंशाल्लाह पहले हम जान लेंगे कि भैया कैसे। पिछली बार तो मैंने हसन जावेद साहब को जोड़ा था, लेकिन इस बार क्यों नहीं हो रहा है। नवेश शमसी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उनका भी कुड नॉट ऐड गेस्ट्स, नहीं कर सकते गेस्ट को ऐड। जावेद साहब को एक बार और। ये रजी भाई आपको मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई तो हो जाए, क्यों नहीं हो रहा आखिर। रजी भाई बताएं क्या टेक्निकल इशू क्यों क्यों है, क्यों ये दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रहा आखिर। आखिर क्यों नहीं कोई साथी ऐड हो पा रहे हैं। तो दोस्तों उनका भी डिक्लाइन हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार आप सबों का। इस लाइव को मुझे लगता है कि यहीं पे खत्म करना चाहिए, क्योंकि लंबी बातचीत हो गई और कोई साथी जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का दोस्तों। अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइए।